हाय गाइस, वेलकम टू रिव्यू। बात कर रहे हैं पाकिस्तानी सिनेमा के बारे में। कहां से शुरू हुआ, क्या स्टेटस है, अब किस पोजीशन पे है। लेट्स गो। 1929 की बात है दोस्तों कि अब्दुल रशीद साहब ने लाहौर में एक स्टूडियो सेटअप किया था फिल्म मेकिंग के लिए, और वहाँ से अगर देखा जाए तो बेसिकली बुनियाद डली है पाकिस्तान के अंदर फिल्म मेकिंग की। 1947 में आज़ादी के बाद ठीक एक साल बाद फिल्में बनना शुरू हुई, जिसमें से तेरी याद नामी फिल्म और मैडम नूरजहां की फिल्म दो आंसू शामिल हैं, जिनको ऑडियंस ने पाकिस्तान में देखा और बहुत पजीराई मिली। वहीं से एक एक्चुअली प्रॉपर शुरुआत हुई पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की। 1940s के बाद पाकिस्तानी सिनेमा 60 तक स्लो एंड स्टडी पेस में चलता रहा, जिसमें कुछ प्रोमिनेंट फिल्में थी उमर मारवी और ससी। फिर एक ऐसा एरा आया 1960s जो कि पाकिस्तान का गोल्डन एरा समझा जाता है। 1960s में ही कलर की भी शुरुआत हुई थी, तो कलर फिल्म्स भी आई थी। 60s के अंदर शुरू में ही पाकिस्तान ने एक फिल्म इंडस्ट्री में बूम देखा कुछ फिल्मों के साथ, जैसे कि 1962 में आई फिल्म अजरा और 1964 में आई हुई फिल्म संगम। कलर फिल्म्स थी और ऑब्वियसली जब ये कलर्स आए हैं तो दुनिया में एक टेक्नोलॉजी थी, लोगों ने वैसे ही देखना पसंद किया और इस तरीके से लोगों में फिल्म देखने का रुझान पाकिस्तान में और बढ़ा। 1966 से एंट्री हुई द चॉकलेटी बॉय एंड द मोस्ट फेमस स्टार ऑफ पाकिस्तानी सिनेमा, जिनका नाम था वहीद मुराद। 1966 में ही अरमान आई, जिसने सॉन्ग्स में भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दी और एक सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर मूवी बन के सामने आई, और वहीं से कहीं कनेक्शन मिलता है। पाकिस्तानी पॉप इंडस्ट्री भी वहीं से जुड़ती है क्योंकि अहमद रुश्दी साहब उसके साथ इन्वॉल्व थे। 1967 में भी नदीम साहब का भी डेब्यू हो गया। तो वहीद मुराद और नदीम साहब जो कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, ये 60s में ही आए। मोहम्मद अली साहब इसके पहले से काम कर रहे थे, लेकिन मैंने आपको बताया स्लो एंड स्टडी उन चीज़ें चलती रहती थी और काम चलता रहता था। लेकिन जो गोल्डन एज शुरू हुई पाकिस्तानी सिनेमा की वो 1960s थी, जिसके अंदर वहीद मुराद और नदीम बेग साहब का भी डेब्यू हुआ। लातादाद फिल्में आई और बड़ी कमर्शियली एक्लेम फिल्में रहीं। फिर 1977 में ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर पाकिस्तानी मूवी आई जिसका नाम था आईना, जिसकी बड़ी कॉपीज बनी। राजा हिंदुस्तानी भी उसकी समाव एडप्टेशन है और पाकिस्तान में भी उसकी टेलीफिल्म के हवाले से काफ़ी एडप्टेशंस हुई। मुझे दिल से ना बुलाना जैसा मशहूर गाना और बहुत से सुपर डुपर हिट सॉन्ग्स थे उस मूवी के अंदर। और उस फिल्म आईना फिल्म वो फिल्म थी जिसने पाकिस्तान में एक रिकॉर्ड बनाया और पाकिस्तान की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन के सामने आई। लेकिन जैसा कि पाकिस्तानी सब जानते हैं कि पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप और आर्मी का कितना हाथ रहा, और यही था कि 1970s के एंड में जनरल जिया की रिजीम पाकिस्तान पे आ चुकी थी और जिसका मोटिव था एक इस्लामिक स्टेट, जिसकी वजह से फिल्म इंडस्ट्री को, पॉप इंडस्ट्री को, ड्रामा इंडस्ट्री को बाकायदा फोर्स किया गया कि वो अपना काम रोकें, और जिसकी वजह से पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री स्पेसिफिकली जो है वो डिक्लाइन की तरफ आना शुरू हुई। और 80s और अर्ली 90s तक आते आते ये फिल्म जो है वो एक सेट तक रह गई थी कि पंजाब के अंदर एक सर्टेन तबका था जो फिल्में बनाता था और वो फिल्में सिनेमा में एक टारगेटेड ऑडियंस दिखती थी, और वही लोग पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की जो है वो पहचान बन के रह गए थे, जिसमें ऑब्वियसली प्रोमिनेंट नाम्स कुछ गुज्जर्स के आते हैं। अर्ली 90s में एक दफ़ा फिर फिल्म इंडस्ट्री ने बूम पकड़ा। सैयद नूर साहब, शमीम आरा और बड़े बड़े नासिर अदीब साहब ने बड़ी अच्छी फिल्में लिखी, जिनकी वजह से हाथी मेरा साथी आई, जीवा आई जिसमें बाबर अली का डेब्यू हुआ बॉलीवुड के अंदर, उसके बाद मुंडा बिगड़ा जाए शमीम आरा ने बनाई, और इसके अलावा काफ़ी फिल्में आई। संगम आई जिसमें अदनान समीर खान, जेबा बख्तियार थे, जिससे जो है लॉलीवुड को एक स्लाइटली सा पुश मिला और लोगों ने एक दफ़ा फिर सिनेमा जाने का रुख किया टू द लैक ऑफ सपोर्ट एंड टेक्नोलॉजी। और फिर वो ज़माना था कि डिश की आमद हो चुकी थी, और जब डिश की आमद हो गई तो पाकिस्तानी सिनेमा और पाकिस्तानी कंटेंट को लोगों ने ऐसे छोड़ दिया जैसे कि कोई बोझ के तले कोई चीज़ उठाए हुए होता है और वो उतार के फेंकता है। क्योंकि जब इंटरटेनमेंट में जब उनको बेटर चीज़ें मिलना शुरू हुई पाकिस्तानी ऑडियंस को, सो उन्होंने इन सब चीज़ों को रिजेक्ट कर दिया, और इस तरीके से फिल्म इंडस्ट्री जो है वो प्रॉपर तौर पे एक जवाल हुई पाकिस्तान की, और वही एक सिर्फ एक ख़ास तबका फिल्मों का जो है वो फिल्में बनाता था पंजाबी लैंग्वेज के अंदर, और वही एक सर्टेन तबका फिल्में देखता था और वही फिल्में चलती थी। और इस तरीके से पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो आप कह लें वेंटिलेटर पे चली गई। मरी तो नहीं थी लेकिन वेंटिलेटर पे चली गई, सिर्फ मशीनों पे चल रही थी इंडस्ट्री उस टाइम पे। हाल ये आया कि लोगों के जहन से तो ये भी बात निकल चुकी थी कि क्या पाकिस्तानी सिनेमा इंडस्ट्री एग्जिस्ट करती है। लकीली क्या हुआ, द शोमैन ऑफ पाकिस्तान, द बिगेस्ट प्रोड्यूसर डायरेक्टर ऑफ पाकिस्तान, शोएब मंसूर, जी हाँ शोएब मंसूर, जिन पे हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि एक वीडियो में एक लाइन में उनकी तारीफ करना उनकी तौहीन, उनके काम की तौहीन है। शोएब मंसूर साहब को कहा जाता है द मैन विद गोल्डन हैंड्स, कि जिसको वो हाथ लगाते थे उस चीज़ को सोना बना देते थे, चाहे वो कोई शो हो, चाहे वो कोई ड्रामा हो, चाहे वो कोई म्यूजिक बैंड हो, चाहे वो कोई सॉन्ग हो। शोएब मंसूर साहब 2007 में पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में कूदे और उन्होंने पहली अपनी फिल्म बनाई जिसका नाम था खुदा के लिए।
एक मार्वलस मूवी थी खुदा के लिए, और शोएब मंसूर की एक ऐसी कल्ट फॉलोइंग थी उस ज़माने में कि शोएब मंसूर का नाम आज भी ऐसा है पाकिस्तान के एक प्रोमिनेंट नामों में कि लोगों को पता था कि अगर शोएब मंसूर कोई चीज़ बनाएंगे तो वो 110% अच्छी ही चीज़ होगी। फिर उस फिल्म की स्टार कास्ट में बहुत बड़े बड़े नाम थे उस टाइम पे। द बिगेस्ट पाकिस्तानी सिनेमा स्टार शान थे उस फिल्म के अंदर। उस फिल्म के अंदर फवाद खान उस टाइम पे इतने बड़े स्टार नहीं थे, लेकिन उनका होना ही काफ़ी था उस फिल्म के अंदर। और उस टाइम की पाकिस्तान की टॉप नॉच एंड मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस ईमान अली मौजूद थी। वो फिल्म 2007 में रिलीज़ हुई और ऑब्वियसली शोएब साहब की फिल्म थी, तो वो एक फिल्म एक मैसेज के साथ थी जिसने बहुत ह्यूज फॉलोइंग देखी और लोगों ने दोबारा सिनेमा जाने का रुख शुरू कर दिया। वहाँ से एक सिनेमा का रुझान थोड़ा सा बढ़ना शुरू हुआ। लोगों को फिर याद आया कि पाकिस्तानी सिनेमा जैसी भी कोई चीज़ मौजूद है और ये भी एग्जिस्ट करती है। और वहीं से फिर लोगों ने प्लान्स बनाना शुरू किए और 2011 में फिर फिल्म शोएब मंसूर ने दोबारा फिल्म बनाई। आफ्टर द वेरी सक्सेसफुल अटेम्प्ट ऑफ खुदा के लिए शोएब मंसूर ने फिर फिल्म बनाई बोल, और वो इससे कई ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक को लेके वो फिल्म बनी। और वो फिल्म इंडिया भी गई और इंडिया के क्रिटिक्स ने भी उसको बेपनाह मोहब्बत दी, बेपनाह पसंद किया। खुदा के लिए कि मैं एक चीज़ बता दूं कि नसीरुद्दीन शाह ने उसमें एक स्पेशल अपीयरेंस किया था और नसीरुद्दीन शाह साहब का कहना था कि वो ऐसा स्क्रिप्ट और ऐसी लाइन्स थी कि जो आज तक किसी ने नहीं बोली, लेकिन बोलना बहुत ज़रूरी थी। तो वो भी एक बहुत हाइप थी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। बहरहाल बात करते हैं बोल की। 2011 में रिलीज हुई और देखते ही देखते बोल के साथ साथ जो है एक लाइन लगी पीछे नए फिल्म मेकर्स की, जिन्होंने आना शुरू किया। ऑपरेशन 21 के साथ जामी आए, रॉन्ग नंबर के साथ नदीम बेग साहब आए, और इस तरीके से लोगों ने जो है लॉलीवुड को खैरबाद कह के कराची शिफ्ट हुए। और मॉडर्न टेक्नोलॉजी उस वक्त पे डिजिटल कैमराज और डिजिटल प्रिंट्स पे चीज़ें आ चुकी थी। तो लोगों ने, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री ने एक तरीके से शोएब मंसूर का हाथ पकड़ के फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। इस तरीके से पाकिस्तानी सिनेमा इंडस्ट्री, जो कि वेंटिलेटर पे थी, अब वो वेंटिलेटर से हट के जो है ऑक्सीजन पर आ गए और उसने आंखें खोली और उसने बातचीत करना शुरू कर दी। लेकिन लोगों को ये लगा कि इंडस्ट्री बूस्ट कर जाएगी, लेकिन इस इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए सबसे बड़ा हाथ था कि पाकिस्तान में बॉलीवुड मूवीज़ चलती रहें, क्योंकि बॉलीवुड मूवीज़ कि पाकिस्तान में चलने में ही पाकिस्तानी सिनेमा की बका थी। अदरवाइज ये है कि पाकिस्तान में आज भी जिस हिसाब से फिल्मों का रेशो है, उस हिसाब से सिनेमा ओनर्स, मल्टीप्लेक्सेस वाले अफोर्ड ही नहीं कर सकते। दे कैन नॉट डू अ बिजनेस, उनको सीवियर लॉस होगा, क्योंकि बॉलीवुड की मूवीज़ लगती थी, लोग देखने जाते थे, और जब लोग बॉलीवुड की मूवीज़ भी देखते थे तो साथ साथ इसी बहाने वो फिर पाकिस्तानी मूवीज़ भी देखा करते थे। लेकिन जब से बॉलीवुड मूवीज़ बंद हुई, एक दफ़ा फिर पाकिस्तान जवाल का शिकार हो गया, जो कि टाइम था 2015-2016 का। फिर जो टेलीविज़न के बड़े बड़े नाम थे, हुमायूं सईद, नदीम बेग, फहद मुस्तफ़ा, इन सब लोगों ने जो है पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का रुख किया। कुछ अच्छी अटेम्प्ट्स भी करी, जवानी फिर नहीं आनी जैसी मूवी भी बनाई। एक जो सिनेमा का ग्लांस था, जो एक सिनेमा की अपील, जो एक सिनेमा का लुक होता था, वो इन फिल्मों से कहीं मिस था। ये फिल्में ज़्यादा आप कह लें एक प्रॉपर टेलीफिल्म लगती थी कंपैरिजन टू एक प्रॉपर फीचर फिल्म की बुनियाद पे। सिलसिला चलता रहा और अभी कुछ अरसा पहले सन 2002, 2022, 2023 में जो फिल्म आई उसका नाम था द लेजेंड ऑफ मौला जट। ये फिल्म आनी थी कि इसने जो है पिछले तमाम रिकॉर्ड उठा के तोड़ दिए और पाकिस्तान की तारीख में कोई सोच नहीं सकता था कि ये फिल्म 100 करोड़ से ऊपर का बिजनेस कर जाएगी। ये फिल्म बनाई बिलाल लाशारी ने। बिलाल लाशारी वो हैं जिन्होंने खुदा के लिए में फर्स्ट टाइम असिस्ट किया था शोएब मंसूर को, और उसके बाद उन्होंने फिल्म बनाई थी वार, जो कि आई थी 2011 में। और वो फिल्म ने भी जो है एक नया पैटर्न सेट किया था। उसमें पाकिस्तान, क्योंकि एक पढ़े लिखे फिल्म मेकर थे, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल जानते थे, नई टेक्नोलॉजी लेकर आए, तो वार फिल्म से ही बिलाल लाशारी की एक धाक बन गई थी और वो बहुत बड़ी सुपरहिट फिल्म हुई थी वार, जिसने तमाम पिछली फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़े थे। लेकिन मौला जट जब आई तो मौला जट ने तमाम अगले पिछले रिकॉर्ड शटर कर दिया और लोगों को यकीन नहीं हुआ। लोग खुशी के मारे जो है, जिसे आप कहते हैं, समझ नहीं आया उनको कि क्या ये पाकिस्तानी फिल्म हो सकती है, और एक वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवी देखने को मिली, लेजेंड ऑफ मौला जट। इसके साथ साथ शान शाहिद की भी फिल्म आई जर्रार, जो कि कहीं से भी देखने में किसी हॉलीवुड की मूवी से कम नहीं थी, लेकिन ड्यू टू द लैक ऑफ मार्केटिंग और लैक ऑफ कम्युनिकेशन वो फिल्म इतनी नहीं चल सकी। पाकिस्तानी सिनेमा का सफ़र इस तरीके से शुरू होता है पैटर्न से लेकर, और आहिस्ता आहिस्ता करके 2023-2024 तक आता है। सवाल तो उठते हैं दोस्तों कि क्या पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री जो है
क्या वो अपने पैरों पे खड़ी हो गई है, क्या पाकिस्तानी इंडस्ट्री जिंदा हो गई है, या एक प्रॉपर इंडस्ट्री भी है? ये 2-3 सवाल हैं जिनके जवाब देना बड़ा ज़रूरी है। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री अभी भी बिल्कुल ही अपनी बुनियादों पे है आफ्टर द डेथ ऑफ लॉलीवुड। लॉलीवुड का तो कॉन्सेप्ट ख़त्म हो चुका, अब बात है पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की, पाकिस्तानी सिनेमा इंडस्ट्री की। अभी भी ये फिल्म स्ट्रगल करती है क्योंकि साल में 12-13 फिल्में आना इज़ नॉट इनफ, और उसमें से भी 2-3 फिल्में होती हैं जो बड़े बड़े नामों वाली होती हैं, और कोई एक आध फिल्म लाइक मौला जट या ज़रार जैसी फिल्म बनती है जो कि आपको प्रॉपर फिल्म लगती है। अदरवाइज आपको ऐसा ही लगता है कि एक टेलीफिल्म को उठा के सिनेमा में चला दिया गया और जो लोग जाके उसको देख रहे हैं। इनफैक्ट इतना बुरा और इतना फुकदान है हमारे पास फिल्मों का कि हमारा जो ड्रामा ज़्यादा हिट हो जाता है, जैसे मेरे पास तुम हो हुआ, या ये इश्क मुर्शद अभी रिसेंट आया, ये भी सिनेमा में दिखाया गया क्योंकि सिनेमा में दिखाने के लिए कुछ कंटेंट ही नहीं है। तो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री बिल्कुल पाकिस्तान की तरह बहुत एक नाजुक मोड़ से गुजर रही है, और अभी इस फिल्म इंडस्ट्री को खड़ा होना है अपने पैरों पे और एक फ्लरिश इंडस्ट्री बनना है। उसके लिए बहुत बड़े बड़े इक़दाम करने की ज़रूरत है, इन्वेस्टर्स को आने की ज़रूरत है, लोगों को पैसा लाने की ज़रूरत है मार्केट में। लेकिन सबसे बड़ा हाथ इसमें मैंने कई लातादाद दफ़ा अपनी वीडियोस बनाई हैं। मैंने एक शॉर्ट भी डाला था फैसल कुरैशी का जो कि बहुत अगेंस्ट होते थे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के, कि अगर पाकिस्तानी सिनेमा को सरवाइव करना है, इंडियन बॉलीवुड यानी इंडियन फिल्म्स को पाकिस्तान में लगना ज़रूरी है। व्हाटसोएवर, सी हमें उनकी ज़रूरत है, उनको हमारी ज़रूरत नहीं है। सो हम टर्म्स एंड कंडीशन पे बात नहीं कर सकते, हमें अपना फ़ायदा देखना है। अगर वो हमारा कंटेंट नहीं चलाते, हमारे आर्टिस्ट को बैन किया हुआ है, खैर है, हमें फिर उनको हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें उनकी ज़रूरत है। हमें चाहिए कि हम उनकी फिल्म्स लें और यहाँ पे चलाएं। मैं नहीं कहता कि एंटी पाकिस्तान फिल्म्स जो कि बॉलीवुड में हर दूसरी फिल्म बन रही है, लेकिन बहुत अच्छी अच्छी फिल्में भी बॉलीवुड में बनती हैं, आप वो चलाएं, क्योंकि अगर वो फिल्में सिनेमा में लगेंगी तो नए लोग भी सिनेमा में एंटर होंगे, जो कि सिनेमाज बनेंगे, सिनेमा हॉल्स बनेंगे। अदरवाइज पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो इसी हाल पे चलती रहेगी कि साल में 4-5 फिल्में आएंगी, कब आके चली जाएंगी पता नहीं चलेगा, कोई एक आध फिल्म हिट हो जाएगी, और देखते ही देखते सिनेमाज, वैसे ही पाकिस्तान से 60% सिनेमाज ख़त्म हो गए। जो मल्टीप्लेक्स में सिनेमाज हैं शायद वो भी आने वाले वक्तों में ऑडिटोरियम्स के अंदर चेंज ना हो जाए। सो कैसा लगा हमारा एक ब्रीफ रिव्यू अबाउट पाकिस्तानी सिनेमा? कमेंट्स में बताइएगा, लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारा चैनल। टिल देन, बाय।